हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है और ये साथ में आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। कल मैंने फंडामेंटल राइट्स के आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जो इसके अंदर 5 रिट्स आती हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो रिट्स आपकी कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई होती हैं। तो आज हम लोग उन पांचों रिट्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि आपका पार्ट 3 में आता है। इसके अंदर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इन्हीं के अंदर एक आर्टिकल आता है 32, और ये आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये आपके फंडामेंटल राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका मिसयूज हो रहा है, तो आप इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वह फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। आज हम इन पांचों रिट्स को डिटेल में देखेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, जो पावर आपकी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वही पावर सेम आपकी हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई है। आर्टिकल अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर। और अगर आपके फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों का वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रिट्स हैं पांचों, इनको हम देखते हैं आज डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 32। ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। ये किसने कहा था? ये कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इसी के अंदर आपकी 5 रिट्स आती हैं, तो कि पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है आपकी मैंडामस, तीसरी है आपकी प्रोहिबिशन, चौथी है आपकी सरसरारी, फिफ्थ है आपकी क्यू वारंटो। तो हम पहले नंबर पर सबसे पहले हम देखेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आपका क्या कहता है? ये कहता है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि बॉडी कहाँ है। इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर पुलिस ने, स्टेट ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया है, मतलब आपको पकड़ लिया है, तो या तो आप खुद हो गए, या आपका फैमिली का कोई मेंबर हो गया, या आपका कोई फ्रेंड हो गया, वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आपको रिलीज कराने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। ठीक है। जब वो वहां जाएगा तो वहां क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूछेगा स्टेट से कि भैया आपने इसको क्यों पकड़ा है। अगर आपका रीजन जेन्युइन होगा कि हाँ भाई हमने इस वजह से पकड़ा है, इसने ये क्राइम किया है, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपको जबरदस्ती का पकड़ रखा है उन्होंने, तो वो आपको रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी है वो आपको रिलीज कर देगी, छोड़ देगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, शायद काफी लोगों ने देखी होगी, या ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी ने देखी होगी। उस मूवी में एक लड़की थी सैंगनी, ठीक है, जो एक्ट्रेस है उस मूवी की। उसके हस्बैंड को देखा होगा आपने, वो चोरी के इल्जाम में जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। ठीक है। तो वो जाती है पुलिस वालों के पास में, वो पुलिस वाले उसको छोड़ते नहीं है। फिर वो बाद में क्या करती है, वो जाती है वकील साहब के पास, जो उस मूवी के हीरो हैं सूर्या। उनका मूवी में नाम है आई थिंक चंद्रू, चंद्रू, हाँ चंद्रू नाम है। तो वो उनके पास जाती है, वकील चंद्रू वकील साहब जो हैं उनके पास में वो जाती है। वहां जाकर के वो बताती है कि ऐसे ऐसे उनके हस्बैंड को मतलब पुलिस ने पकड़ लिया है और वो अब उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो उनसे, पुलिस वालों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो भाग गए। तो वो क्या करते हैं वकील साहब, हाई कोर्ट में जाकर के हैबियस कॉर्पस लगा करके रिट इशू करते हैं कि अगर वो लोग हैं तो वो हैं कहाँ। तो हाई कोर्ट उनसे पूछता है पुलिस वालों से, टू हैव द बॉडी ऑफ, वो हैं कहाँ पर। ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हैबियस कॉर्पस
का जो यूज है वो इस तरीके से होता है, अगर वो इंसान वहां पर है, अगर वो नहीं है, वो भाग गया है, तो आप उसको पकड़ के लेके आइए, उसको हमारे सामने पेश करिए, उसको पेश करना होता है जज साहब के सामने। ये कहता है हैबियस कॉर्पस। आई थिंक इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है मैंडामस। ये कहता है वी कमांड, हम कमांड दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि आपको ये काम करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है या कोई अथॉरिटी है, ठीक है, उसने मतलब आपसे बोला कि ठीक है आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इस कंस्ट्रक्शन के काम को कर लीजिए और हम आपको फंडिंग करा देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया। अब आपको कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका, अब बीच में उस अथॉरिटी ने क्या किया, मना कर दिया पैसा देने से या फंडिंग करने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो आपका तो नुकसान हो गया। तो आपने क्या किया, आप पहुंच गए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जब आप वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद आपने बोला कि साहब हमारे साथ इस तरीके से इन्होंने बोला है कि पहले तो उन्होंने वादा किया था हमसे, फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं अब हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को बोलेगी कि आपने जो इनसे वादा किया था वो आपको पूरा करना पड़ेगा, आप इनको फंडिंग करिए, जो अपने इनको पैसा देने का वादा किया था वो आप इनको दीजिए। तो इसमें क्या है, वी कमांड, सुप्रीम कोर्ट कमांड दे रहा है उस अथॉरिटी को। ठीक है, वी कमांड, उस अथॉरिटी को वो कमांड दे रहे हैं। इज इट क्लियर? ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखते हैं सरसरारी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है, इसमें यह होता है किसी चीज को सही करना, वो चीज गलत हो गई है। ठीक है, और इसके बाद में एक और आएगा, वो आएगा प्रोहिबिशन। तो इसलिए आप इस सरसरारी को ना थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है प्रोहिबिशन। ये क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। वो कॉमन सा डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों ही क्लियर हो जाएंगे आपके। सरसरारी में क्या होता है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती हैं, जो आपकी हायर कोर्ट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपके लोअर कोर्ट्स को कमांड देती हैं कि जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपके जजमेंट के रिकॉर्ड है, आप उन्हें हमारे पास सबमिट कराइए। किस चीज, क्या करने के लिए, कि हम उनका रिव्यू करेंगे कि वो जजमेंट आपके सही हैं या गलत है। ठीक है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट्स को कमांड दे रही हैं। अब उन्होंने वो सबमिट करा दिए। अब वहां पे जाकर के पता चला कि वो जो जजमेंट थे वो इलीगल थे। जब वो अगर वो जजमेंट इलीगल ही पाए जाते हैं, तो उन जजमेंट को तुरंत निरस्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उनकी मान्यता को खत्म कर दिया जाता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे लोअर कोर्ट वगैरह में कोई केस हुआ, वहां पर किसी को सजा हो गई और पता चला कि वो जजमेंट सही नहीं था, तो हम लोग कहते नहीं, देखा होगा ना आपने, सुना होगा कि हम ऊपर की अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं ठीक है उस जजमेंट को हमारे पास भेजिए, हम उसका रिव्यू करेंगे, अगर वो ठीक होगा तो ठीक है, अगर वो गलत होगा तो वो उसको खत्म कर देते हैं। इसके अंदर यही चीज होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसके अंदर केस भी हुआ था, एक के कराईपक करके केस था जो कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। इसमें यही हुआ था कि उन्होंने मतलब लोअर कोर्ट से मांगा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था लोअर कोर्ट से कि आप इस केस की हमें वो जो है जजमेंट जो हमको सबमिट करिए। तो उन्होंने उसका रिव्यू वगैरह किया था, तो शायद आई थिंक वो इलीगली निकला था, तो उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया था। ठीक है, ये इस केस के अंदर हुआ था। तो सरसरारी में आपका मैंने क्या बताया था कि उन्होंने उस चीज को सही किया था, वो चीज गलत हो गई थी। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन में क्या होता है, टू फॉरबिड। टू फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना या रोकना। रोकना मान लीजिए, टू फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। यहाँ पर क्या हो रहा था सरसरारी में, इसमें ये था, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि यहाँ पर भैया गलती हो चुकी थी। ठीक है, सरसरारी में गलती हो गई थी, जजमेंट गलत हो गया था, अब उस जजमेंट को सही करना था। और प्रोहिबिशन में क्या है कि वो जजमेंट अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही हमें पता चल गया है कि वहां गलती होने वाली है, तो हम उस गलती को क्या करेंगे, टू फॉरबिड, उसको रोक देंगे। आई थिंक क्लियर? उस गलती को हम लोग वहीं पर ही रोक देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन सा बस यही डिफरेंस है कि सरसरारी में गलती हो चुकी है, ठीक है, उस गलती को अब सही करना है, और प्रोहिबिशन के अंदर उस गलती को हमें रोकना है, उस गलती को होने से हमें रोक लेना है, पहले ही रोक लेना है। बस खाली दोनों में यही एक कॉमन सा डिफरेंस था जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
5वें नंबर पे आते हैं, जो कि है आपका क्यू वारंटो। ये कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किसकी अथॉरिटी से यहाँ पर हैं। ठीक है, इसको समझते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसका क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लीजिए 90%, लेकिन उसके 85% ही थे। या फिर मान लीजिए कि वहाँ पर मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ, उसकी उतनी मेरिट नहीं थी लेकिन उसका फिर भी एडमिशन हो गया। या मान लीजिए वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जो कि वो पास नहीं कर पाया और उसका फिर भी एडमिशन हो गया। और ये बात आपको पता चली, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, आपने आकर के बोला साहब ऐसे ऐसे हुआ है, और अगर इसका नहीं होता तो मेरा एडमिशन हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से मैं रह गया। ठीक है, मतलब वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन पर जाकर के बैठा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा और उससे पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किसकी परमिशन से सर यहाँ बैठे हुए हैं, किस परमिशन से आप यहाँ बैठे हैं, जबकि आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रखा, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया, आप कॉलेज में कैसे बैठ गए। अगर वहां पर मेरिट बेस था तो आपकी मेरिट उतनी है नहीं, फिर भी आप एडमिशन कैसे ले लिया आपने। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आपके अगर आपका परसेंटेज बेस पे हुआ था कि आपके इतने परसेंटेज होंगे, तो आपके उतने परसेंटेज है नहीं, फिर भी आप बैठे हैं वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको वहां से हटा देगा कॉलेज से। या फिर किसी जॉब के अंदर मान के देख लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई जॉब है जो कि ग्रेजुएशन उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका ग्रेजुएशन है, लेकिन उस इंसान ने, उस पर्सन ने खाली 12th पास आउट कर रखा है। तो वो क्या करेगा, और किसी को पता चल गया कि भाई ये तो ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, लेकिन इसके पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो उस रेट को वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन से पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किसकी परमिशन से यहाँ बैठे हैं, जबकि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं रहे। आपके पास तो 12th है, और वो जो पोस्ट है वो एक ग्रेजुएट मतलब पर्सन की है, जो ग्रेजुएशन की जिसके पास डिग्री है। तो ऐसे केस में उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ये है आपका क्यूई वारंटो। तो आई होप कि ये पांचों रिट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी वीडियो वगैरह आपको अच्छा ही लगा होगा, इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।